आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तायीद और मुखालिफत में बयानबाजी का सिलसिला शुरू। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आगाज, मुल्क की बिगड़ती मईशत पर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों का हंगामा। आरटीसी हड़ताल से अवाम की मुश्किलात बरकरार, आरटीसी जेसी कायदीन ने खत्म की भूख हड़ताल। हैदराबाद के जीडी मेटला में केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। और ईरान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में 40 अफराद की मौत। नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती हाईकोर्ट ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के मामले को लेबर कोर्ट से रुजू करते हुए कहा कि इस मसले से लेबर कोर्ट ही निपट लेगा। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने अंदरून 2 हफ्ते फैसला लेने की महकमे लेबर के कमिश्नर को हिदायत दी। अदालत ने कमिश्नर को इस बात का फैसला करने का मशवरा दिया कि आया मुलाजिमीन अपने मुतालबात के लिए अदालत से रुजू हो सकते हैं या नहीं। हाईकोर्ट में आज आरटीसी हड़ताल पर समाअत मुकम्मिल हो गई। इस मौके पर अदालत ने कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल कानूनी है या गैर कानूनी है, इसका फैसला लेबर कोर्ट ही कर सकती है और हाई कोर्ट हड़ताल को गैर कानूनी करार नहीं दे सकती। इसी तरह हुकूमत पर हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत के लिए दबाव भी नहीं डाल सकती, क्योंकि दबाव डालने से बातचीत मुमकिन नहीं है। बातचीत पुरअमन माहौल में और रजाकाराना तौर पर होनी चाहिए। आज की समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो आरटीसी हड़ताल को गैर कानूनी करार दे, क्योंकि सनती तनाज़ात से मुतालिक एक्ट के मुताबिक आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। सनतों से मुतालिक तनाज़ात सेक्शन 122 के मुताबिक ये हड़ताल गैर कानूनी है और हड़ताल के लिए मुलाजमीन को 6 महीने कबल इंतज़ामिया को नोटिस देनी चाहिए और हड़ताल शुरू करने से 14 दिन कबल हुकूमत को इसकी इत्तला देनी चाहिए। लेकिन आरटीसी मुलाजमीन ने हुकूमत को कोई नोटिस नहीं दी, इसीलिए सेक्शन 24 के मुताबिक ये हड़ताल गैर कानूनी है। उन्होंने साबिक़ में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए मुख्तलिफ फ़ैसलों का भी हवाला दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुलाजमीन के मुतालबात की यकसुई करने के मौक़िफ़ में नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेशन की माली हालत इंतहाई अबतर है। हड़ताल की वजह से अब तक कॉरपोरेशन को 44% का नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में मुलाजमीन के साथ बातचीत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अगरचे कि यूनियन के कायदीन ने कॉरपोरेशन को हुकूमत में ज़म करने के मुतालबे को आर्जी तौर पर इल्तवा में रख दिया है, लेकिन वो किसी भी वक्त फिर इस मुतालबे को सामने लाते हुए हुकूमत को परेशान कर सकते हैं। क़ब्ल अज़ आरटीसी जेसी की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले वकील ने अदालत से कहा कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए हुकूमत को कमेटी तश्कील देने और बातचीत करने की हिदायत दें, जिस पर अदालत ने वाज़ेह किया कि कमेटी तश्कील देने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। मुलाजमीन के वकील ने कहा कि 45 दिन से हड़ताल जारी है, लेकिन हुकूमत हड़ताल को ख़त्म करने के कोई इक़दामात नहीं कर रही है। मुलाजमीन तनख्वाह ना मिलने से काफ़ी परेशान है। हुकूमत आर्जी ड्राइवर्स की खिदमत हासिल करते हुए बसों को चला रही है, जिससे कई हादसात पेश आ रहे हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़ायद अज़ 48,000 मुलाजिमीन की हड़ताल पीर को 45वें दिन में दाखिल हो गई। हत्ता कि इस हड़ताल से लाखों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद बशमूल दफातर जाने वालों को इस हड़ताल की वजह से नाकाबिले बयान मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जबकि स्कूली बच्चे भी वज़नी बैग्स के साथ मुश्किलात के बावजूद स्कूलों को जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें आरटीसी बसें दस्तियाब नहीं हो रही हैं। इस दौरान टीएसआरटीसी एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। पुलिस ने कल ही उन्हें उनके मकान से ज़बरदस्ती हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था, क्योंकि वो इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल की इजाज़त ना देने पर अपने मकान में ही भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। इतवार को उनकी हालत ख़राब होने की वजह से पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनके शुगर और ब्लड प्रेशर की सतह में कमी हो रही है। ज़राए ने बताया कि डॉक्टरों ने पीर को अश्वत्थामा रेड्डी को ज़बरदस्ती सलाइन दिया। उन्होंने ग़िज़ा हासिल करने से इनकार कर दिया है। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पीर को उस्मानिया हॉस्पिटल में यूनियन लीडर अश्वत्थामा रेड्डी की क़यादत की। इस दौरान महकमे आरटीसी के इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीसी मुलाजमीन की यूनियन अब महकमे आरटीसी को हुकूमत में ज़म करने के मुतालबे से आर्जी तौर पर दस्तबरदार हुई है, लेकिन मुस्तकबिल में वो दोबारा इस मुतालबे का अदा कर सकते हैं।
बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मुल्क में तरह तरह के अंदेशों और खौफ व दहशत का माहौल था, लेकिन फैसला सादिर होने के बाद सब कुछ ठीक रहा और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की जानिब से मजहबी हम-आहंगी देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर इस बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े ने बहस की शक्ल इख्तियार कर ली है। जब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अर्जी दाखिल करने का फैसला किया है, मुसलमानों का एक बड़ा तबका हैरान व शशदर है। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हैं और उनका कहना है कि यह कदम मुल्क के माहौल को ख़राब करने वाला है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए नजरसानी अर्जी दाखिल करने का फैसला किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अदालत उज़्मा का फैसला आने के बाद मुल्क में जो अमन व अमान का माहौल बना है, इसको ज़बरदस्त झटका पहुँचेगा। अहमद बुखारी ने इस बात से सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं कि पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम फरीक़ैन बार बार यही कह रहे थे कि अदालत का जो भी फैसला होगा वह काबिल कबूल होगा, तो फिर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी ही बात से मुनहरिफ क्यों हो रहा है। अहमद बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बाबरी मस्जिद के खिलाफ नहीं है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले में 4 इंतहाई अहम बातें हैं जो सामने आई हैं। उनमें पहली, बाबरी मस्जिद की तामीर मंदिर तोड़कर नहीं हुई थी। दूसरी, मस्जिद में मूर्ति रखना गैर कानूनी था। तीसरी, बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी और उसका सबूत मौजूद है। और चौथी, मस्जिद को मुनहदम करना गैर कानूनी था। इन बातों को सामने रखा जाए तो साफ पता चलता है कि फ़तेह तो बाबरी मस्जिद के हिस्से में आई है, अखलाकी जीत तो मुसलमानों की ही हुई है। इसलिए अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि नज़रसानी की अर्ज़ी दाखिल की जाए। उन्होंने कहा कि मुतनाज़िया ज़मीन पर अगर बाबरी मस्जिद तामीर की इजाज़त भी मिल जाए तो क्या यह तामीरी काम शुरू हो सकता है। उस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो भी खड़े होकर मस्जिद की तामीर नहीं करा सकते, तो फिर कौन है जो मस्जिद बनाए। अगर मस्जिद की तामीर हो भी जाए तो किसकी ताकत है कि वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ ले। मुल्क के हालात को देखते हुए किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता कि नज़रसानी अर्ज़ी दाखिल करना सही होगा। इसका मुसलमानों पर बुरा असर पड़ सकता है और हिंदुस्तान में मौजूद मजहबी हम आहंगी को भी ख़तरा हो सकता है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला किसी मुस्लिम मफाद के तहत लिया हुआ फैसला नहीं मालूम होता है और इसके मुज़िर असरात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मवेशी और माही परवरी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील न करने वालों को गद्दार बताते हुए कहा कि अगर उन्हें मुल्क के अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं है तो यहाँ से जाने के दरवाजे खुले हैं। गिरिराज सिंह ने कालिका मंदिर में सनातन हिंदू वाहिनी की अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इतवार की शाम मुनक़िदा श्री राम महोत्सव और कारकुन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज भी मुल्क में ऐसे लोग छुपे बैठे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं है और उसकी खिलाफ वर्जी करने का भी कोई मौका नहीं जाने देते। उन्होंने ऐसे लोगों को मुल्क की जमहूरियत के लिए बदनुमा दाग करार देते हुए कहा कि अगर वो अदालती निज़ाम पर यकीन नहीं रखते हैं तो वो दूसरे ममालिक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने कहा है कि अयोध्या के मुतनाज़िया मामले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करना नामुमकिन है। अयोध्या से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल करने का ऐलान किया था। हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने बाज़ मीडिया को इसका जवाब देते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग इस केस के फरीक नहीं हैं। सिर्फ फरीक ही नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दरख्वास्त दाखिल करने का हक हासिल होता है। मुल्क की आला तरीन अदालत ने इस फैसले का ऐलान हर पहलू का बगौर जायज़ा लेने के बाद किया है और इस फैसले के बाद ये मसला इख्तिताम पजीर हो गया। कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलती नज़र आ रही है। अयोध्या अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई माहिरीन कानून और मजहबी लीडरों ने खामियां निकाली हैं और अब उनमें बीजेपी के साबिक लीडर यशवंत सिन्हा का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने इतवार के रोज़ मुंबई में एक तकरीब के दौरान वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि फ़ैसले में कई खामियां हैं लेकिन हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम तबके को अदालती फ़ैसला कबूल कर लेना चाहिए।
मीडिया जराये के मुताबिक यशवंत सिन्हा अपना ये नजरिया मुंबई साहित्य महोत्सव के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत फैसला है, इसमें कई खामियां हैं, लेकिन मैं फिर भी मुस्लिम तबके से फैसले को कबूल करने के लिए कहूँगा। यशवंत सिन्हा ने मजीद कहा कि चलिए आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई फैसला नहीं है। यशवंत सिन्हा ने बाबरी मस्जिद इंहदाम से मुताल्लिक भी कुछ अहम बातें मीडिया के सामने रखी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी और कई दीगर अफराद भी शुरू में बाबरी मस्जिद इंहदाम को लेकर पछतावा जाहिर कर रहे थे, लेकिन बाद में वो राम मंदिर तहरीक का सहारा लेने लगे। यशवंत सिन्हा की बातें इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी रह चुके हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या के मुतनाज़िया ढांचे वाली ज़मीन पर मंदिर बनेगा, वहीं उसके बदले हुकूमत मस्जिद के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन मुनासिब जगह पर दे देगी। इस फैसले को कई मुस्लिम लीडरों ने कबूल किया था, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई अरकान ने इस पर मुखालिफत जाहिर की और इसको चैलेंज पेश करने की बात कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ कहा कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में हुकूमत तमाम मसाइल पर खुलकर बहस के लिए तैयार है और उम्मीद जाहिर की कि यह सेशन मुल्क को तरक्की के रास्ते पर मज़ीद आगे ले जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से कबल पार्लियामेंट के अहाते में कहा कि हम तमाम मसाइल पर खुलकर बहस चाहते हैं, अच्छी तरह से ये बहस हो, ये ज़रूरी है बहस और बातचीत हो, हर एक अपनी अक्ल और ताकत का इस्तेमाल करे और ऐवान की कार्रवाई को खुशहाल बनाने में ताउन पेश करे। उन्होंने कहा कि रवां बरस 2019 का आखिरी और बहुत अहम सेशन है, ये राज्यसभा का 250वां सेशन भी है। आइंदा 26 नवंबर को यौम आइन है। उन्होंने तमाम अरकान पार्लियामेंट को सेशन के लिए मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता सेशन बेमिसाल हुसूलियाबियों से भरा रहा। ये हुसूलियाबियाँ पूरे ऐवान की होती हैं, सभी अरकान पार्लियामेंट उसके हकदार होते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह सेशन मुल्क की तरक्की को रफ्तार दे देगा। मोदी ने मुस्बित सरगर्म किरदार के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि यह सेशन भी मुल्क की तरक्की के सफ़र को और मुल्क को रफ्तार देने में अहम किरदार निभाएगा। (2019) का ये आखिरी सत्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र भी है क्योंकि राज्यसभा का ये 250वां सत्र है। 250 सत्रों की अपनी यात्रा का बहुत ही प्रेरक स्मृतियों के साथ राज्यसभा का 250वां सत्र प्रारंभ हो रहा है। उसी प्रकार से इसी सत्र के दरमियान 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है, जबकि हमारे संविधान के 70 साल हो रहे हैं। ये संविधान देश की एकता, अखंडता, भारत की विविधता, भारत के इस सौंदर्य को अपने में समेटे हुए है और देश के लिए वो एक चालक ऊर्जा शक्ति है। तो संविधान के 70 साल अपने आप में इस सदन के माध्यम से देशवासियों के लिए भी एक जागृति का अवसर बन सकता है। पिछले दिनों करीब करीब सभी दल के नेताओं से मिलने का मौका मिला है और यह सत्र भी जैसे पिछली बार नई सरकार बनने के बाद सभी दलों के सहयोग के कारण, सभी माननीय सांसदों के सहयोग के कारण, हर किसी की सक्रिय सकारात्मक भूमिका के कारण गत सत्र अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था। अपोजिशन ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह से बयान देने और लोकसभा स्पीकर से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके ऐवान में उन्हें बुलवाने की अपील की। वक्फे सवालात में इस मामले के सिलसिले में हंगामा
करने वाले अपोजिशन के लीडरों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सिफर में अपनी बात रखने का मौका दिया। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 5 अगस्त को वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया था कि रियासत के साबिक वजीर आला और साबिक मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला हिरासत में नहीं है, उनकी सेहत खराब है, लेकिन सच ये है कि वो 108 दिन से हिरासत में है। ये कैसी नाइंसाफ़ी है और क्या ये जुल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और पी चिदम्बरम को ऐवान में लाया जाए, उन्हें ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक है। चौधरी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हम कश्मीर जाएं। राहुल गांधी को हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था, लेकिन यूरोप से कुछ किराए के टट्टू को लाकर कश्मीर घुमाया गया। ये हिंदुस्तान के सभी अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। हुकूमत कहती है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन हुकूमत ही बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी तशहीर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऑपरेशन कर दिया है और मरीज़ मर चुका है। हम चाहते हैं कि हम इस पर तफसील से बहस करें। सर, हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था। वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया। उसका सेहत थोड़ा खराब है। बोलने दीजिए, संक्षिप्त में बयान देना चाहते। उनका सेहत खराब है, लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है। दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदम्बरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। दूसरी बात सर, हम लोग चाहते थे कि कश्मीर हम भी जाएं, लेकिन ये सरकार इस तरीके की लॉकडाउन किया है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट में रुकवा गया, हमारे सारे एमपी को रुकवा गया। सर, यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपी को यहाँ किराए में लाते हैं। ये सर एक किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर। अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने मईशत में पिछले कुछ अरसे से जारी सुस्रवी पर राज्यसभा में मुख्तसर बहस का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस ने माशी सुस्रवी पर राज्यसभा में मुख्तसर बहस के लिए नोटिस दिया। साथ ही तृणमूल कांग्रेस की क़यादत में गैर कांग्रेसी अपोजिशन पार्टियों ने भी इसी मौजू पर मुख्तसर बहस के लिए यानी शॉर्ट डिस्कशन के लिए अलग से नोटिस दिया। Mr. Chairman, sir, it has been an honor to have served as a member of this august House since 1991. I have had the privilege to serve here as the leader of the opposition from 1998 to 2004 and then subsequently as the leader of the House from 2004 to 2014. Sir, the Rajya Sabha is the Council of States. I have had the privilege to represent the state of Assam as its Rajya Sabha member for 5 terms, from 1991 to 2019. Now I have the हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हिंदुस्तान दुनिया की तेज़ी से बढ़ने वाली मईशत वाला मुल्क बनकर उभरा है और हमारी मईशत पर दुनिया भर में जारी मंदी का असर ना हो, इसके लिए कई इक़दाम किए गए हैं। लोकसभा में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अनुराग ठाकुर ने एक ज़मनी सवाल के जवाब में कहा कि आलमी सतह पर ज़बरदस्त इक़्तिसादी मंदी के बावजूद मुल्क की मईशत मजबूत हालत में है और हिंदुस्तान तेज़ी से बढ़ने वाली मईशत है। हुकूमत ने 5 साल में मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं और उसी का नतीजा है कि गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी है और कारोबार आसान करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में हिंदुस्तान की हालत बदली है। उन्नीस से बिल था, तो जो इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट थी
उसको 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया, फर्म को 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख किया गया। लगभग 3 गुना ज्यादा इसको किया है, क्योंकि वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो 2001 से जो इन्फ्लेशन रेट है उसको देखकर ही इसको तय किया गया, इसको 3 गुना उसके आधार पर बढ़ाया गया। अब चिट कौन निकाले, ये भी एक चिंता का विषय रहता था। तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर वहां पर रहें और चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से रहें और अगले कुछ दिन के अंदर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को वो रजिस्टर करवाएं, पास भी करवाएं। फिर जो फोरमैन होता था, जो चिट निकालने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो इसको रन करता था, खर्चा, उसको 5% पैसा मिलता था, उसको बढ़ाकर अब 7% किया गया है। इसके अलावा जो ड्यूज थे वो ना मिल पाए सब्सक्राइबर के, तो उसका ग्रहणाधिकार का राइट भी हमने फोरमैन को ही दिया ताकि वो भी उस पर कर सके। छवि बदलने का इसमें से एक प्रयास किया गया, तो इसको नाम कुछ टर्म्स और दी गई, फ्रेटर्निटी फंड्स, और दूसरा जो है वो रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन एज ऑल्टरनेटिव नेम्स हमने इसके एक सुझाव दिया है कि इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर जो इसमें डिविडेंड देने की बात कही जाती थी कि डिविडेंड क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, तो इसमें शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया, क्योंकि जो डिस्काउंट से पैसा बचता है वही आगे वितरित किया जाता है, तो उसको डिविडेंड कहने के बजाय शेयर ऑफ डिस्काउंट कहा गया है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में आए जिसके कारण चिट फंड को ही एक बड़ा नेगेटिव तरीके से देखा गया, अब उसको भी जो चिट अमाउंट है उसको रिप्लेस करके ग्रॉस चिट अमाउंट कहा गया है, जो पूरा पैसा इकट्ठा होता है, और जो प्राइस अमाउंट है उसको नेट चिट अमाउंट कहा गया, जो पैसा बचता था उसको आगे बांटने के लिए। तो ये कुछ बदलाव इसके लोकसभा में सरमाई इजलास के पहले दिन कांग्रेस और दीगर कई अपोजिशन पार्टियों के साथ ही बरसर इख्तिदार एनडीए से हाल ही में अलग हुई शिवसेना के अरकान ने भी आज जमकर हंगामा किया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने शोर शराबा के दरमियान ही वक्फे सवाल जारी रखा। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस के सौगतो राय, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, डीएमके के टीएस बालू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन फारूक अब्दुल्ला के ऐवान में न होने का मामला उठाया और शोरगुल शुरू कर दिया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज सपहर एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके के नतीजे में बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 वर्कर्स हलाक हो गए हैं। इस धमाके में दूसरे 6 अफराद जख्मी भी हो गए। इतला मिलते ही मुख्तलिफ मकामात से 6 फायर इंजनों को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के दौरान बताया कि इस केमिकल फैक्ट्री में कई अक़साम के केमिकल्स तैयार किए जाते हैं कि अचानक धमाका हो गया, जिसके नतीजे में बिहार के 2 वर्कर्स अनवर और अम्बरीश शदीद झुलस जाने के बाद फौत हो गए। ईरान में जुमे से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 40 हो गई है। ईरान भर में गुज़िश्ता 3 रोज़ से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट तक रसाई बंद कर दी है। ईरानी हिज़्ब इख्तिलाफ की वेबसाइट रेडियो फर्दा ने पीर के रोज़ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस के हवाले से नई हलाकतों की इत्तला दी है, जबकि ईरानी हुक्काम ने अभी तक सिर्फ 3 अफराद की मौत की तस्दीक की है। ताहम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों के दौरान में झड़पों और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद से हलाकतों की तादाद इससे 13 गुना ज़्यादा है। कुर्दिस्तान इंसानी हुकूक़ नेटवर्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इत्तला दी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवान रोद शहर में एक इमारत की छत से मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। सूबे कुर्दिस्तान में वाक़ शहर मरीवान में हफ्ते के रोज़ 6 अफराद हलाक हुए थे और इतवार को 4 अफराद मारे गए थे। इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी अदनान हसनपुर ने पीर के रोज़ रेडियो फर्दा से गुफ्तगू करते हुए इन हलाकतों की इतला दी। इस सहाफ़ी के बकौल जवान रूद, सनानदाज, कुरमान शाह और बोकान शहरों में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला फैल गया है और वहाँ बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। जुनूब मगरबी सूबे खुजिस्तान में गुज़िश्ता 3 रोज़ में 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमे को पेट्रोल की कीमत में 50% तक इजाफा कर दिया था और उसकी राशन बंदी कर दी थी। इसका कहना था कि इस इक़दाम का मकसद नकदी से महरूम शहरियों की मदद करना है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से मुल्क को सालाना 300 खरब रियाल यानी करीब $2 अरब 55 करोड़ की बचत होगी।
हज़ारों ईरानी मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की कीमत में इस अचानक इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बराह रास्त फायरिंग की है। सदर हसन रूहानी ने अपनी हुकूमत के पेट्रोल की कीमत में इजाफे के फैसले का दिफा किया है और कहा कि इससे समाजी बहबूद पर खर्च के लिए रकम हासिल होगी। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि इसके मुतबादिल इक़दाम ज़्यादा काबिल कबूल नहीं थे। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल मई 2015 में ईरान से तयशुदा जोहरी समझौते से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था और नवंबर में ईरान के खिलाफ दोबारा सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी थीं, जिसके बाद से उसकी मईशत ज़ुबो-हाल हो चुकी है और वो अब अपनी मईशत का पहिया चलाने के लिए तेल की कीमत में इजाफे जैसे सख्त फैसलों पर मजबूर है। तेलुगुदेशम कायद आर चंद्रशेखर रेड्डी ने तेलंगाना आरटीसी के इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा के खिलाफ गवर्नर से शिकायत करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि सुनील शर्मा ने हाईकोर्ट में अपोजिशन जमातों के ताल्लुक से झूठ पर मबनी हलफनामा दाखिल करते हुए आईएएस ओहदेदारों की शबिया को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि एक आईएएस ओहदेदार को यह ज़ैब नहीं देता कि वो अपोजिशन जमातों के खिलाफ गलत इल्ज़ामात आयद करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गिराने या रियासत में सियासी बहरान पैदा करने के लिए अपोजिशन को अरकान असम्बली की ज़रूरत होती है, लेकिन रियासत में टीआरएस हुकूमत ने अपोजिशन को ही ख़त्म करके रख दिया है। अपोजिशन के तमाम अरकान को मुख्तलिफ लालच और ओहदे देते हुए टीआरएस में शामिल करवा लिया गया। रियासत में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे में किस तरह अपोजिशन जमातें हुकूमत को गिराने की साजिश कर सकते हैं। तेलुगुदेशम कायद ने कहा कि सुनील शर्मा शायद हिंदुस्तान के वो पहले आईएएस ओहदेदार हैं जिन्होंने सियासी जमातों पर गलत इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि आईएएस ओहदेदारों को हुकूमतों या हुकूमत के सरबराहों से इतनी भी वफादारी करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में वाईएस राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने जगन का ताउन करने वाले आला ओहदेदारों की क्या हालत हुई है। टीआरएस हुकूमत की मदद करने वाले आईएएस ओहदेदारों को ये बात जहन नशीन करनी चाहिए। तेलुगुदेशम कायद ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद में मंगल को जो सड़क बंद प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, इस प्रोग्राम की तेलुगुदेशम मुकम्मल तायद करेगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा है कि आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल की मरकज़ की तवज्जो कराने आरटीसी हड़ताल के मसले को लोकसभा में पेश करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए करीमनगर से नुमाइंदगी करने वाले रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की हठधर्मी और गलत फैसले से आरटीसी के 50,000 खानदान सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन अपने मुतालबात की यकसुई के लिए 2 माह से हड़ताल पर हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा है। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव डिक्टेटर की तर्ज पर हुकूमत चला रहे हैं। मरकज़ की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्रामों के लिए मख्तस फंड्स को रियासती हुकूमत दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने 30 नवंबर को दिल्ली में मुनक़िद होने वाले भारत बचाओ एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की पार्टी कैडर से अपील की है। सहाफ़त के लिए जारी बयान में पीसीसी सदर ने कहा कि मरकज़ की मुखालिफ अवाम और माशी पॉलिसियों के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर भारत बचाओ रैली का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें रियासत के हर असम्बली हल्के से 10 कारकुन को शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर अपने ज़िले के असम्बली हलकों से 10 कांग्रेस कायदीन व कारकुनों को दिल्ली लाने के इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रियासत में पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, कुसुम कुमार, जनरल सेक्रेटरी CJ श्रीनिवास को जिम्मेदारी सौंपी गई है।